तो हम शुरू करने हैं सब प्लस ठीक टू है। का 12th क्लास का सबसे ठीक है। पहला टॉपिक, जो कि इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। और ये एक्चुअली में बहुत ही, इसमें बच्चों को नॉर्मली प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि 11th क्लास में जो भी हो रहा था कि एक गाड़ी जा रही थी, एक पुली था, और तुमने गाड़ी को धक्का मार दिया, सब कुछ मैकेनिकल चीजें हो रही थी और मेरे को दिख रही थी सीधा सीधा। लेकिन पहली बार क्या हुआ कि चैप्टर एकदम से बदल गया। अब वो बोल रहे हैं कि भाई करंट करंट फ्लो कर रहा है। अब तुमने साला करंट दिखा ही नहीं है, कभी पंखा तो दिखा है मैंने घूमता हुआ, बल्ब भी देखा है मैंने, लेकिन अंदर करंट मेरे को दिखा ही नहीं। अब मेरे को तुम बोल रहे हो कि एक इलेक्ट्रॉन चार्ज है 1.6 into 10⁻⁹ कूलम, और मेरे को कुछ फीलिंग ही नहीं आई, कुछ इमेज ही नहीं बन रही है ना। जब कार को धक्का मार रही थी तो मेरे को कुछ समझ में आ रहा था कि भाई जैसे कोई बंदा, मोटर लगी होगी, कुछ फोर्स लग रही होगी। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन यहाँ पे चीजें एकदम से माइक्रो वाली चीजें हो गई। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन कभी मैंने देखा नहीं है, प्रोटॉन देखा नहीं है, लेकिन उसकी हम पढ़ाई कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे हमें अपने विजुअल्स को स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा इस पूरे के पूरे यूनिट में। और जो यूनिट तुमने मेरे को करने को बोलना है, दैट यूनिट को हम पूरा का पूरा, ये पूरा फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, और इसके अंदर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मतलब फिजिक्स के +2 का 50%। फ्रॉम चैप्टर नंबर अच्छा। 1 टू चैप्टर नंबर 5 इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और इसके अंदर हम दो पार्ट्स पढ़ेंगे। पहला होगा तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और दूसरा वाला होगा तुम्हारा इलेक्ट्रोडायनामिक्स। तुम्हें नाम से ही पता चल रहा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब यहाँ पे तुम्हारा चार्ज रुका हुआ होगा। चार्ज रुका हुआ होगा मतलब इलेक्ट्रॉन रुका हुआ होगा, प्रोटॉन रुका हुआ होगा, कुछ भी चीज रुकी हुई होगी। यहाँ पे हम थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स कर देंगे, तुम्हारा जो इलेक्ट्रॉन होगा वो मूव करने लग जाएगा। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हम सबसे पहली चीज पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज, जो कि हम आज ही करेंगे। आज इसको हम स्टार्ट कर देंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, ये सारी डीपीपी जो तुमने देख ली होगी, सारी इलेक्ट्रिक चार्ज के ऊपर। एक बार मैंने इलेक्ट्रिक चार्ज को पढ़ लिया, फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट चीज शुरू कर दूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। एक बार मैंने फील्ड को पढ़ लिया, उसके बाद मेरे पास बेस बन जाएगा ताकि मैं आगे पढ़ना स्टार्ट कर दूं अपना गॉस's लॉ। एक बार मैंने गॉस लॉ को पढ़ लिया, फिर हम आगे पढ़ेंगे कैपेसिटर। ठीक है, ये बेसिकली हमारा चैप्टर नंबर 1 और 2 इन अ नटशेल। जब हमारा यहाँ पे बेस क्रिएट हो गया, उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे। इसमें क्या होगा, तुम्हारा चार्ज, सी ऑल दीज थिंग्स वर स्टैटिक्स। इसमें तुम्हारा चार्ज पूरा का पूरा रुका हुआ है चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 में। चैप्टर नंबर 3 में क्या होगा, तुम्हारा चार्ज मूव करना स्टार्ट हो जाएगा, और फिर उसके बाद हम वहां पे जाके पढ़ेंगे चार्जेस इन मोशन। फिर जब चार्जेस इन मोशन हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, मैं सिर्फ एम लिख रहा हूँ, चार्जेस इन मोशन को जब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो वहां पे आ जाएगा मेरे पास मैग्नेटिज्म। फिर मेरे को मैग्नेटिज्म पढ़ना पड़ेगा। एक बार मेरे को मैग्नेटिज्म पढ़ना पड़ गया, फिर बहुत सारी चीजें इनवेरिएबली इसमें घुस जाएंगी जब मेरे को पढ़ना पड़ जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मतलब कि भाई बात तो करंट की हो रही थी, लेकिन मैग्नेटिज्म घुस गया उसमें, करंट का वो फॉलो अप कर गया उसमें। और ईएमआई जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, फिर उसके बाद एक लास्ट टॉपिक हम इलेक्ट्रोडायनामिक्स में करेंगे, जो कि होगा ऑल्टरनेटिंग करंट। अगर तुम्हें यहाँ पे डीसी वीसी लिखना तो लिख लो, लेकिन इतना जरूरी नहीं है। तो ये बेसिकली है तुम्हारा चैप्टर नंबर 1 टू चैप्टर नंबर 5, जिसमें नॉर्मली काफी सारे बच्चों को इसमें प्रॉब्लम आती है। और उसका रीजन सिर्फ एक ही है, क्योंकि इसको इमेजिन करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। मेरे लिए सारी बात हवा में हो रही है। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये तो भूल जाओ, इसको बहुत बाद में करेंगे। चैप्टर नंबर 3 4, ये आज से 20-30 क्लासेस बाद हम इसकी बात करेंगे। और इसकी बात भी भूल जाओ, चैप्टर नंबर 2 1। पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। एनसीईआरटी का अगर पहला चैप्टर देखो, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। फील्ड भी अभी रहने दो, पहली 2 क्लासेस में हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यूनिट का नाम है। उसमें हम पहला चैप्टर कर रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। उसके अंदर पहला टॉपिक हम अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, और जो मैंने तुम्हें पूरी की पूरी डीपीपी भेजी है, इसमें हमारे 18 क्वेश्चंस। और ये 18 क्वेश्चंस इस तरीके से क्रिएट किए गए हैं, पहले इसमें एनसीईआरटी के लेवल का, फिर उसके बाद एआईट्रिपल और नीट के लेवल के काफी क्वेश्चंस हैं, फिर एंड में सिर्फ एक ही क्वेश्चन मैंने डाला है आईआईटी जेईई के लेवल का। और आज की पहली क्लास के बाद मेरे को थोड़ा सा समझ में आने लग जाएगा कि यू नो किस लेवल पे हम स्टैंड करते हैं, तो फिर वहां से हम ऊपर उठने की कोशिश करेंगे। तो मैं सीधा डीपीपी से ही स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। सो पहला क्वेश्चन है मेरा, व्हाट इज चार्ज
उसका सिंबल क्या होता है, उसकी यूनिट क्या होती है, उसकी टाइप्स क्या होती है। चार्ज के बारे में ऑलरेडी तुमने पढ़ रखा है तो तुम्हें पता होगा चार्ज होता क्या है। तो मैं बेसिक बेसिक सी बातें नहीं करूंगा, लेकिन एक जरूरी बात मैं करना चाहूंगा कि चार्ज किसी चीज की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या, जैसे कि मास किसी चीज की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। मैं बोल रहा हूँ कि भाई मेरा मास है कुछ 6-6.5 किलो का मास होगा मेरा, ठीक है। मेरा वेट अगर 60 है, मेरे को अगर अर्थ 60 न्यूटन के साथ नीचे खींच रही है, मतलब कि मेरा मास होगा कुछ 6 किलो। अब तुम साला मेरे को ये नहीं पूछ सकते कि भाई 6 किलो क्यों, इसका कुछ बेस नहीं है, यू नो, ये खुद ही फंडामेंटल क्वांटिटी है। लेकिन कई चीजें होती हैं कि प्रॉपर्टी के अंदर प्रॉपर्टी घुसी हुई होती है। फॉर एग्जांपल जैसे तुम बोलो कि प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, तो तुम बोलोगे कि भाई क्यों, तो मैं बोलूंगा उसमें फोटोसिंथेसिस होता है। तुम बोलोगे क्यों, तो मैं बोलूंगा उसमें स्टार्च होती है, क्लोरोफिल होता है, सनलाइट होता है, इसलिए। लेकिन तुम बिल्कुल बुनियादी बेसिक क्वेश्चन नहीं पूछ सकते कि बताओ सनलाइट क्यों आती है ऊपर से, इसका कोई कारण नहीं है। तो बेसिकली ये एक इंट्रिंसिक चीज है, बस होती है, ठीक है, उसका हम कुछ कर नहीं सकते, इतना भी इतना डिटेल में नहीं जा सकते। तो चार्ज जो होती है वो चार्ज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है किसी भी चीज की, मैटर की, तुम लगा सकते हो, है ना। तो दो तरह के चार्जेस होते हैं, यहाँ पे टाइप्स लिखा हुआ है हमने, पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है, न्यूट्रल चार्ज होता है, कुछ न्यूट्रल। न्यूट्रल चार्ज जैसी कोई चीज नहीं होती, या तो पॉजिटिव होते हैं या नेगेटिव होते हैं। तुम्हारा पूरा का पूरा एटम न्यूट्रल हो सकता है, इसमें अगर 19 प्रोटॉन्स है, 19 इलेक्ट्रॉन्स है, तो आपस में कट के ये न्यूट्रल बन जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं तुम बोल सकते कि ये न्यूट्रल चार्ज, ये लो। चार्ज दो ही तरीके के हो सकते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। और चार्ज का सिंबल क्या होता है, क्यू। और चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। इसके स्पेलिंग थोड़ी अजीब सी है, ये कूलम और इसको हम लिखते हैं कैपिटल सी। और फिजिक्स में हम जब भी किसी क्वांटिटी की बात करनी स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं क्या ये स्केलर है या वेक्टर है। तो चार्ज क्या चीज है, स्केलर। चार्ज स्केलर है, सीधी सीधी सी बात है, स्केलर है क्योंकि कोई डायरेक्शन नहीं है। तो अगर कभी कंफ्यूजन हो, आगे जाके कुछ ऐसी क्वांटिटीज आएंगी कि जिसमें कंफ्यूजन हो सकता है कि भाई ये स्केलर है ये वेक्टर है, तो एक ही क्वेश्चन पूछो अपने आप को कि भाई किस तरफ। जैसे मैंने तुमसे पूछा कि भाई मेरे को बस स्टैंड जाना है यहाँ से, तो मैं कितने किलोमीटर जाऊं, तुम बोलोगे सर 10 किलोमीटर जाओ। तो मैं बोलूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा बनता है 10 किलोमीटर, ठीक है, किस तरफ। ये एक वैलिड क्वेश्चन लग रहा है मेरे को, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन अगर मैं तुमसे पूछ लूं कि भाई तुम्हारा वेट कितना है, तुम बोलोगे सर 70 किलो, मैं बोलूंगा किस तरफ, तो वो फिर पंगा हो जाएगा, है ना। तो मतलब जहां पे भी ये क्वेश्चन तुम्हें एकदम से ऐसा लगे कि एब्सर्ड सा क्वेश्चन है, मतलब ये स्केलर क्वांटिटी। अब कूलम वाले केस में तुम देखो किसी चीज पे चार्ज है 19 कूलम, तुम बोलोगे किस तरफ। तो जब तार में चार्ज जा रहा होता है, तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने की डायरेक्शन हो सकती है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने की डायरेक्शन हो सकती है, तुम बोल सकते हो नेगेटिव टू पॉजिटिव। लेकिन जो पूरा का पूरा चार्ज एज अ होल है, जैसे एक एटम है पूरा का पूरा, इसमें मान लो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, बस ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पड़ा है, इसकी वजह से ये नेगेटिव है। तो अब मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि ये जो नेगेटिव चार्ज है वो किस तरफ जा रहा है, क्योंकि कहीं नहीं जा रहा है, ये बस एटम पड़ा है तो पड़ा है। तो बेसिकली चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी और इसका सिंबल होता है क्यू। और इसकी आई थिंक बेसिक बेसिक सारी बातें होगी। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आ रहे हैं कि भाई मास और चार्ज में डिफरेंस क्या होता है। तो मैंने देखा कि मास भी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है किसी मैटर की, चार्ज भी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है मैटर की। लेकिन दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस क्या है, जो तुम्हारे नीट के क्वेश्चंस में काफी बार इस स्टेटमेंट को यूज किया जाता है कि जो किसी चीज का मास होता है वो स्पीड के साथ चेंज हो जाता है। जैसे मेरा अभी फिलहाल मास है 6 किलो, तो इसको मैं बोलता हूँ रेस्ट मास। रेस्ट मास एज इन जब मेरी स्पीड 0 है। एक भाई साहब थे आइंस्टाइन भाई साहब, उन्होंने बोला था कि मास किसी चीज का रेस्ट मास के साथ इस तरीके से कनेक्टेड होता है, where c is the speed of light, v is the velocity of this particular mass, and rest mass उसका ये वाला। तो अगर तुम इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, ये जो तुम्हारी चीज है, दिस इज 3 into 10 raised to the power 8, बाहर तो नहीं जा रहा, दिस इज 3 into 10 raised to the power 8 मीटर पर सेकंड, क्योंकि ये स्पीड ऑफ लाइट है तुम्हारी, और ये तुम्हारी स्पीड है बंदे की स्पीड। लेकिन आज तक जब भी हमारी कार जा रही थी सड़क पे, या फिर हमने कोई एथलीट को भगाया था किसी सर्कल में, हमने इस चीज की बात बिल्कुल कभी की नहीं थी। इसकी चीज हमने क्यों नहीं हमने इसकी बात की थी, क्योंकि तुम मास देखो, अगर मास है इसका 6 kg, रेस्ट मास है इसका 6 kg,
तो अगर बंदा ज्यादा से ज्यादा कार तुम्हारी जाएगी, ज्यादा से ज्यादा कितने की स्पीड पे चली जाएगी? 100 किलोमीटर पे चली जाएगी, है ना? तो अगर तुम यहाँ पे 100 किलोमीटर प्लगिंग करोगे तो ये वैल्यू सी की वैल्यू से काफी ज्यादा छोटी हो जाएगी। अल्टीमेटली तुम्हारा ये वाला टर्म मोस्ट ऑफ द केसेस में 0 हो जाएगा, या फिर बहुत ही छोटी सी वैल्यू होगी, माइन्यूट सा यहाँ पे फर्क पड़ता है, हमने उसको कंसिडर नहीं किया आज तक। तो ये नीचे वाला पूरा का पूरा टर्म 1 बन जाता है, और ये वाला रेस्ट मास ओरिजिनल मास के सेम ही रहता है ऑलमोस्ट। लेकिन अभी हम एकदम से क्या हो गया हमें कि भाई अभी हम ये वाले फॉर्मूले की बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी तुम देखोगे जो तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे ना, वो जाएंगे बेटा इस स्पीड से 3 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तुमने कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन फायर किया, इलेक्ट्रॉन घुस गया अंदर जाके पूरा। अब तुम्हारी ये जो इलेक्ट्रॉन की स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट से कंपेरेबल है। अब ऑल ऑफ अ सडन ये जो पूरा का पूरा फैक्टर है, अब मान लो ये तुम्हारा पूरा फैक्टर 0.8 बन गया, तो नीचे जो रेडिकल साइन में डिनोमिनेटर है वो पूरा का पूरा 0.2 बन गया, और ये रेडिकल जब तुम हटाओगे ये 0.15 बन जाएगा। अब ये मास चेंज हो जाएगा, बिकॉज नाउ ऑल ऑफ अ सडन एक तो इलेक्ट्रॉन का वैसे ही मास कम है। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.1 × 10⁻31 kg। एक तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन का मास कम था, और ऊपर से इलेक्ट्रॉन की स्पीड बहुत ज्यादा है, इसलिए अब हमें ये वाला फॉर्मूला भी अकाउंट फॉर करना पड़ेगा। पहले हम क्यों नहीं कर रहे थे? एक तो वैसे ही उसका मास बहुत ज्यादा था 6 kg, और ऊपर से उसकी स्पीड बहुत कम थी, तो हमने इस वाली चीज की पहले से कभी बात ही नहीं की थी। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस आएंगे आगे जाके जब तुम देखोगे कि भाई हम इस फॉर्मूले को भी लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो ये थी कुछ बेसिक बेसिक बातें। मेरे को प्रोटॉन का मास बता दो एक बार। प्रोटॉन का, हाँ एक सेकंड, 1.67 × 10⁻⁻24 किलोस। 10⁻⁻24 ही है ना? 27 ना? 7, सॉरी हाँ, सॉरी। क्योंकि जो ये दो तीन चीजें याद रखो, ठीक है? इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 × 10⁻⁻31, प्रोटॉन का होता है 1.67 × 10⁻⁻27। और अगर ये 24 27 में कभी कंफ्यूजन हो गया, एक चीज याद रखना, जो प्रोटॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन से 1000 किलो ज्यादा होता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन का मास के ऊपर आ रहा है 10⁻31, तो प्रोटॉन के मास के ऊपर आएगा समवेयर अराउंड 10⁻27 या फिर 10⁻28। तो इसकी लेकिन वैल्यू होती है 1.67 × 10⁻⁻27 kg। और अगर तुम डिवाइड करोगे 9.1 × 10⁻⁻31 अपॉन ये वाली वैल्यू, तो अप्रोक्सीमेटली जो वैल्यू तुम्हारे पास निकल के आएगी दैट वुड बी 1000 kg। ठीक है, आई एम रशिंग थ्रू ऑल दीज थिंग्स क्योंकि ये तुम्हें सारी चीजें आती हैं। तो अगली चीज होती है कि प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज की प्रॉपर्टीज कौन सी होती है? बेसिक बेसिक प्रॉपर्टीज की मैं बात नहीं करूंगा कि लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, ये सारी चीजें आती है ना। तो दो तरह के चार्जेस होते हैं, कुछ अट्रैक्ट करते हैं, अगर अनलाइक होते हैं, अगर प्रोटॉन प्रोटॉन है तो आपस में रिपेल कर देंगे। लेकिन जो कुछ चार्जेस के ऊपर क्वेश्चन आता है नीट में, क्वेश्चन जो आता है वो दो तरह की प्रॉपर्टीज के ऊपर क्वेश्चन आता है। सबसे पहले जो प्रॉपर्टी के ऊपर क्वेश्चन आता है वो होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब बहुत ही सिंपल सी ये प्रॉपर्टी है कि भाई चार्ज को ना तो तुम बना सकते हो ना तुम डिस्ट्रॉय कर सकते हो, लेकिन एक चीज कर सकते हो, तुम एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर कर सकते हो। जस्ट एनर्जी वाली चीज। एनर्जी को तुम ना तो बना सकते हो ना तुम डिस्ट्रॉय कर सकते हो, लेकिन यू सी ऑल ऑफ अ सडन तुमने काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कर दिया, फिर वापस पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगी। नाउ दिस kinetic energy can be converted into a mechanical energy, and this mechanical energy can now be used to move a turbine. हाथ से जनरेटर चलते थे ना पहले, आजकल तो वो इलेक्ट्रिसिटी वाले आ गए, पहले हम घुमाते थे उसको। मैकेनिकल एनर्जी को मैंने कन्वर्ट कर दिया था अपनी इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है जी। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के तुम्हें नॉर्मली क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं कि इसकी स्टेटमेंट क्या है कि चार्ज को तुम ना तो बना सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो, लेकिन एक आइसोलेटेड सिस्टम में टोटल चार्ज कंजर्व रहता है। टोटल चार्ज आइसोलेटेड सिस्टम में कंजर्व रहता है। अब इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं कि मान लो तुम्हारे पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है, यहाँ पे तुम्हारे पास कुछ चार्ज पड़े हैं, मान लो एक है +3 कूलम, एक तुम्हारे पास चार्ज है -2 कूलम, एक तुम्हारे पास चार्ज है +7 कूलम।
फिर तुमने क्या किया, ये आइसोलेटेड सिस्टम को यहाँ से पकड़ा, ऐसे ऐसे करके हिला दिया, हिला के छोड़ दिया। ऑल ऑफ अ सडन तुमने देखा कि कुछ चार्जिंग की शिफ्टिंग विफ्टिंग होगी। ये जो +3 वाला था ये बन चुका था +5 कूलम, ये जो -2 वाला था ये बन चुका था +1 कूलम। तो तीसरे वाले उस पे कितना आ जाएगा चार्ज? 8, 8, 2 coulombs. ये आ जाएगा 2 कूलम। बेसिकली कुछ नहीं किया हमने, चार्ज को आइसोलेटेड रखा है। इसका टोटल मेरे को पता था 8 कूलम चार्ज है यहाँ पे, तो मेरे को यहाँ पे भी टोटल 8 ही चाहिए था। तो मैंने कुछ कैलकुलेशन किया और मुझे पता चल गया कि 8 कूलम चार्ज आएगा। ये एक प्रॉपर्टी है जिसमें से तुम्हें क्वेश्चंस आ सकते हैं। इन क्वेश्चंस को हम और थोड़ा डिटेल में करेंगे, लेकिन उससे पहले जो दूसरी प्रॉपर्टी जिसमें से तुम्हें क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, दूसरी प्रॉपर्टी इज क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है कि मान लो तुम मुझसे मार्कर लेने आ गए, तुम बोलो 1 मार्कर ले लोगे, 2 ले लोगे, 3 ले लोगे, लेकिन अगर तुम एक दिन आगे कि सर 4.5 किलो मार्कर दे दो, तो वो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि मैं बोलूंगा कि भाई 1 के मल्टीपल में बताओ मेरे को, है ना, क्योंकि मैं तोड़ के दूंगा तो बात नहीं बनेगी वो। तो सिमिलरली क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में वो क्या बोलते हैं कि जो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है विच इज इक्वल टू 1.6 into 10 raised to the power -19 कूलम, तुम्हारे सारे जो चार्जेस होंगे वो इसके मल्टीपल में हो सकते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव हम बाद में देखते हैं कि पॉजिटिव चार्ज होगा नेगेटिव होगा, लेकिन जो भी कोई चार्ज होगा वो इसके मल्टीपल में आएगा। तो मतलब कम से कम चार्ज मेरा हो सकता है 1.6 into 10 raised to the power -19 कूलम। इससे नेक्स्ट अगर मेरे को चार्ज चाहिए वो होगा 3.2 into 10 raised to the power -19 कूलम। उससे अगला मेरे को चार्ज चाहिए वो होगा 4.8 into 10 raised to the power -19 कूलम। उससे अगला मेरे को चार्ज चाहिए होगा 6.4 into 10 raised to the power -19 कूलम। लेकिन अब इसमें से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, अब जैसे कोई बॉडी है उसमें मैं बोल दूं चार्ज है 5 into 10 raised to the power -19 कूलम, तो तुम स्टेटमेंट सुन के समझ जाओगे कि भाई मैं झूठ बोल रहा हूँ, हो नहीं सकता ऐसा। क्योंकि ये होने का मतलब क्या है कि मैंने इसको 3.5 प्रोटॉन्स दे दिए और 3.5 प्रोटॉन्स मैं दे नहीं सकता, है ना। और इस चीज के क्वेश्चन तुम्हें कैसे पूछे जाते हैं नीट में, नॉर्मली इसका कभी कभी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आता होता है जिसमें तुमसे कभी कभी पूछ लिया जाता है कि एक बॉडी है जिसपे चार्ज है 80 into 10 raised to the power -18 कूलम, बताओ ट्रू और फॉल्स। बस इसको डिवाइड करके देखना है। हाँ, इसको बेसिकली हम डिवाइड करके देख लेंगे 1.6 into 10 raised to the power -19 कूलम से। तो मैं अगर इसको कर दूं 1.6 into 10 raised to the power -19 कूलम, तो ये तो सीधा सीधा कट गया, ऊपर जाके 10 बन गया। दिस इज 800 upon 1.6। तो अगर तुम यहाँ पे देखो 1.65 are 8, हाँ मतलब यहाँ पे 500 प्रोटॉन्स है, ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला कभी कभी लिख देते हैं वो कि चार्ज इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है मल्टीप्लाइड बाय एन इंटीग्रल नंबर और प्लस माइनस। ये इसका फॉर्मूला तुम्हें अपनी एनसीईआरटी की बुक्स में मिल जाएगा, ठीक है। ये सारी बेसिक बेसिक सी बातें थी। आई होप इसमें तो कोई भी डाउट नहीं होगा ना अभी तक तो। नहीं। चलो जी, अगली चीज हमारी है वो है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ ग्रेविटेशनल लॉ के बिल्कुल मिलता जुलता है कि दो मासेस होते हैं आपस में अट्रैक्ट करेंगे, बीच में कुछ डिस्टेंस होगा और वो सेंटर से लेके सेंटर अगर डिस्टेंस आर है तो जो फोर्स लगती है दैट फोर्स इज इक्वल टू के। फिलहाल मैं इसको के लिख रहा हूं, बाद में हम इसको लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन। दिस इज के इनटू द फर्स्ट चार्ज मल्टीप्लाइड बाय द सेकंड चार्ज डिवाइडेड बाय द रेडियस स्क्वायर। अब इसमें भी कुछ कैच है। ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या हो रहा था, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा तुम्हारी अट्रैक्टिव फोर्स है, अट्रैक्ट कर रहे। लेकिन ये कभी कभी रिपेल कर सकते हैं। कब रिपेल कर सकते हैं, जब एक चार्ज पॉजिटिव होगा एक चार्ज नेगेटिव होगा तो ये हमेशा अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन अगर दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं तो ये रिपेल करेंगे, या फिर दोनों चार्जेस अगर नेगेटिव है तो भी ये रिपेल करेंगे। और जो मेरा के है यहाँ पे, के की वैल्यू कितनी होती है 9 into 10 to the power 9। 9 into 10 to the power 9। यूनिट भी बता दो इसकी। ओ लॉल, उसमें तो इसको तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ओके। और ठीक है, तो ये होता है बेसिकली कूलम्स लॉ।
लेकिन जिस तरीके से कूलम्स लॉ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कूलम्स लॉ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स इसकी लिमिटेशंस, ये एनसीईआरटी में तो शायद ना पूछे जाएं, लेकिन जो सिंपल एग्जामिनेशन होते हैं ना, जैसे कर्नाटका सीईटी, पंजाब सीईटी, इनमें कभी कभी से कुछ क्वेश्चंस पूछ लेते हैं इनके लिमिटेशंस पे। तो कूलम्स लॉ की लिमिटेशंस कुछ हैं। सबसे पहली लिमिटेशन कूलम्स लॉ की क्या है, ये जो कूलम लॉ होता है ये वैलिड होता है पॉइंट मासेस के बीच में। एक चार्ज मेरे पास इधर पड़ा है Q1, एक चार्ज इधर पड़ा है Q1, दोनों के बीच में डिस्टेंस R है, तो हम पॉइंट मासेस के ऊपर ही कूलम्स लॉ को लगा सकते हैं। अगर मान लो तुम्हें ये बोल दिया जाए कि भाई एक स्फीयर है, yes. इस स्फीयर पे +3 कूलम चार्ज है, और ये चार्ज स्फीयर पे कहाँ है, पूरे स्फीयर पे बंटा हुआ है ये चार्ज। तुम यहाँ पे अगर फॉर्मूला लगा दोगे कि Q1 Q2 by R², तो ये तुम्हारा फॉर्मूला गलत हो जाएगा, क्योंकि ये कूलम्स लॉ की लिमिटेशन है कि कूलम्स लॉ सिर्फ पॉइंट मासेस के लिए वैलिड होता है। ओके, तो इस चीज को नोट कर लो कहीं पे कि जो कूलम्स लॉ होता है इट्स ओनली वैलिड फॉर पॉइंट मासेस। जहां पे भी तुमने कूलम्स लॉ के बारे में लिख रखा है पहले, वहां पे लिख लो इट्स ओनली वैलिड फॉर पॉइंट मासेस। ठीक है जी। दूसरी चीज जो कूलम्स लॉ के बारे में जो इसकी लिमिटेशन है वो ये है कि देखो, अगर दो चार्जेस पड़े हैं मेरे पास, एक चार्ज यहाँ पे पड़ा है Q1 और दूसरा चार्ज यहाँ पे पड़ा है Q1, तो यहाँ पे मैं कूलम्स लॉ लगा सकता हूँ क्योंकि दोनों पॉइंट मासेस हैं, है ना। लेकिन सोचो अगर ये Q1 चार्ज yes. यहाँ पे घूम रहा होता है ऐसे ऐसे करके, और Q2 चार्ज यहाँ पे ऐसे ऐसे करके घूम रहा होता, तो हम यहाँ पे कूलम्स लॉ नहीं लगा सकते थे, क्योंकि अभी दोनों चार्जेस आर इन मोशन। इसके बारे में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोडायनामिक्स में। तो कूलम्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल व्हेन चार्जेस आर इन मोशन। जब दोनों रेस्ट पे थे तो कूलम्स लॉ लग रहा था, मोशन में कूलम्स लॉ नहीं लग सकता, ये इसकी दूसरी लिमिटेशन है। नाउ अ क्वेश्चन कम्स कि एक चार्ज मान लो तुम्हारा रेस्ट पे Q1, ये रेस्ट पे है, ये पड़ा हुआ, ठीक है, यहाँ से पिवट हो रखा है। दूसरा चार्ज है Q2, ये मोशन में। तो क्या कूलम्स लॉ वैलिड है या नहीं? एंड द आंसर इज इट्स वैलिड। ठीक है, तो कूलम्स लॉ सिर्फ उस केस में वैलिड नहीं है जब तुम्हारे दोनों चार्जेस आर इन मोशन। तो इसमें से कई बार तुम्हें ट्रिकी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कभी कभी नीट में तो नहीं पूछते, लेकिन IIT में कभी कभी ऐसे नॉलेज टाइप क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वो कूलम्स लॉ लगाने को बोल देते हैं और दोनों चार्जेस मोशन में होते हैं। तो उसका आंसर होता है मोस्टली नन ऑफ द अबव, कि भाई यहाँ पे कूलम्स लॉ तुम्हारा लग नहीं सकता। ठीक है, तो ये दो लिमिटेशंस को याद रखना कि पॉइंट मासेस होने चाहिए दोनों, और उसके बाद एटलीस्ट एक चार्ज तुम्हारा रेस्ट पे होना बनता ही बनता। ओके, तो ये तो होगी कुछ सिंपल सिंपल सी चीज। अब कभी कभी तुमसे नीट में बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वो तुमसे पूछ लेते हैं कि एक मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, एक यहाँ पे और मान लो इलेक्ट्रॉन है, तो बताओ इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसकी रेशो क्या है? सिंपल इनफ, या? तो अब तुम्हें रेडियस दे नहीं रखा है यहाँ पे, लेकिन रेडियस की तुम्हें यहाँ पे जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर सेम है, दोनों कट जाएंगे। दोनों कट जाएंगे तो बेसिकली नीचे वाला R² मैं यहाँ पे लिखूंगा नहीं, आई वुड सिंपली राइट G(m1 m2) और नीचे यहाँ पे लिख दूंगा मैं K(q1 q2). तो G की वैल्यू कितनी होती है? 6.67 × 10⁻⁻11। और ये इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.1 × 10⁻31 का होल स्क्वायर। और नीचे मेरे पास आ जाएगा 9 × 10⁻9 इंटू Q1। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना? 1.6 × 10⁻⁻19 होल स्क्वायर। -19 कूलम स्क्वायर। ठीक है जी। तो ये पूरी की पूरी तुम इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो तुम्हारा कट कटा के आंसर आ जाएगा ऑलमोस्ट 10⁻⁻40 अप्रोक्सीमेट। मैंने क्या किया बेसिकली, ये सारी चीजें मैंने ऐसी काट दी, जैसे 6.67 को 9 के साथ काट दिया, है ना,
और 1.6 को इसके साथ काट दूंगा। बेसिकली सिर्फ अगर मेरे को वो चाहिए 10 रेज टू द पावर समथिंग चाहिए, तो अप्रोक्सीमेटली ये आ रहा है 10 रेज टू द पावर -42। नेक्स्ट इज, तुमने सुपरपोजिशन वाले क्वेश्चंस कल ट्राई कर लिए होंगे, लेकिन उससे पहले मेरे को ये बता दो व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये बिल्कुल सेम है जैसे ग्रेविटेशनल लॉ में हमारा प्रिंसिपल था। ग्रेविटेशनल लॉ में क्या था कि अगर मेरे पास कोई टेस्ट मास पड़ा है यहाँ पे m0 और इसके आसपास बहुत सारे मासेस पड़े हैं m1, ये m2, दिस इज m3, तो ये सारे इसको अट्रैक्ट करेंगे। ये वाला इसको इधर खींचेगा, ये वाला इसको इधर खींचेगा, ये वाला इसको इधर खींचेगा। अब सारे इस पे फोर्स लगा रहे हैं। फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर मेरे को इस पे रिजल्टेंट फोर्स चाहिए तो इन सारे वेक्टर्स का जो वेक्टर सम होगा, दैट इज the ultimate force acting on this, and this is also true for charges। अगर यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज पड़ा होता है Q1 Q0 सॉरी, और यहाँ पे एक चार्ज होता है Q1, this charge is Q2, this charge is Q3, तो जो भी इस पे फोर्स, अब फोर्स एक से ज्यादा डायरेक्शन में भी लग सकती है। हो सकता है ये इसको उधर खींच रहा हो सकता है इसकी वजह से फोर्स इस पे ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही हो। ठीक है, अगर दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है, हो सकता है फोर्स इस पे ऑपोजिट डायरेक्शन में लग सकती है। और जो भी इन सारे वेक्टर्स का जो वेक्टर रिजल्टेंट होगा, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, कि भाई ये इंडिपेंडेंट एक दूसरे से। तुम ये नहीं बोल सकते कि ये वाला चार्ज इसके पास में पड़ा है तो बताओ इसकी वजह से तो नहीं कुछ इफेक्ट पड़ रहा है। तो इंडिविजुअल वो टेस्ट चार्ज को उतनी फोर्स के साथ ही खींचेंगे जितने वो आइसोलेटेड सिस्टम में खींचते। अगर दोनों को अलग से रख दिया जाता तो जिस फोर्स के साथ ये खींचता अब भी उसी फोर्स के साथ खींचेगा, इसकी वजह से इस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और इसके क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल सिंपल से पूछे जाते हैं। आई थिंक तुमने ट्राई कर लिए होंगे क्वेश्चंस इसके। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, साइड है उसकी ए, यहाँ पे एक चार्ज पड़ा है प्लस क्यू, यहाँ पे चार्ज पड़ा है प्लस क्यू, यहाँ पे भी चार्ज पड़ा है प्लस क्यू। बताओ ये वाला जो प्लस क्यू है इस पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी और कितनी लगेगी? एक सेकेंड, आप, मेरा इंटरनेट सही तरह काम नहीं कर रहा। मेरी आवाज आ रही है? आ रही आवाज आ रही है। बस तो पहले तो मैं एरोस ड्रॉ करूंगा, लाइक फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट करेगी। ओके, इसकी वजह से फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगेगी? लेफ्ट, राइट, अप, डाउन? राइट ना, यहाँ पे ऐसे एक फोर्स लगेगी मेरा राइट, तो इस डायरेक्शन में प्लस क्यू की साइड में। यस यस यस। और ऊपर वाले फोर्स की वजह से, ऊपर वाले चार्ज की वजह से एक यहाँ पे फोर्स लगेगी नीचे। ठीक है, ये भी F, और ये दोनों फोर्सेस ये इक्वल होंगे। इनके बीच में एंगल हो गया 60 डिग्री। इनके बीच में एंगल हो गया 60 डिग्री। तो जो रिजल्टेंट फोर्स होगी, रिजल्टेंट फोर्स इन दोनों के बिल्कुल ऐसे बीच में जाएगी, यहाँ से 30 डिग्री के एंगल पे, है ना। और ये दोनों फोर्सेस इक्वल होंगी, तो जो रिजल्टेंट फोर्स होगी, दैट रिजल्टेंट वुड बी एक्चुअली इक्वल टू फोर्स का स्क्वायर प्लस फोर्स का स्क्वायर प्लस 2 into force into force into cos of angle between them, cos of 60 degrees, which is equal to 1/2. ये 2 कट जाएगा, this would be f square plus f square plus f square, which is equal to 3f square. So this gives you under root of 3f. कोई इशू तो नहीं है ना? ठीक है। और ये जो फोर्स है यहाँ पे, फोर्स मेरे को पता है कि कितनी आ जाएगी इस क्यू पे, इस क्यू की वजह से जो रिपल्सिव फोर्स है, दैट इज इक्वल टू k q1 q2 by a स्क्वायर। तो मैं अल्टीमेट, मेरा आंसर क्या आ जाता है, √3 into k q1, सॉरी q1 q2 तो सेम ही है यहाँ पे, तो दिस इज q स्क्वायर by q स्क्वायर a स्क्वायर। ठीक है जी, ऑल गुड। और इसी तरीके से ऐसे क्वेश्चंस में इज इट राइट टू गो थ्रू दैट f स्क्वायर वाला फॉर्मूला, या इसको क्या हम sin थीटा और cos थीटा में कर दे, हम डिपेंड रिजॉल्व? ये डिपेंड करता है तुम्हारे ऑप्शंस किस तरीके से दे रखे हैं। अगर मेरे को ऑप्शंस में देखो, अब मेरे को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि भाई एंगल ये इस तरीके से ऐसे लगेगा ये। तो अब मेरे को अगर ऑप्शंस में ऐसा कुछ दे रखा होता कि
ये तो मैग्नीट्यूड है उसका, फिर उसके बाद कुछ आई जे पूछ रखा होता कि आई कितना होगा, जे कितना होगा, तो फिर मेरे को यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री ऐसे नीचे की तरफ जा रहा है। 30 डिग्री नीचे की तरफ जाना मतलब तुम्हें अभी ये तुम्हें लिखना पड़ेगा कि कितना आई है और कितना जे है। नहीं, पर मतलब जैसे इस क्वेश्चन को मैंने देखा, आई ऑलरेडी नो कि इसका एक कंपोनेंट कैंसल आउट हो जाएगा क्योंकि सेम फोर्स है। तो मतलब अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो विच इज द फास्टर वे टू प्रोसीड? एक कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएगा कुछ मतलब है सर? इसमें कौन सा कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएगा? इसका साइन थीटा वाला, साइन थीटा है क्या? हाँ, साइन थीटा वाला कैंसिल आउट हो जाएगा ना एफ का। इट विल बी 2f cos theta cos 30 and I'll get the same thing. नहीं, तुम वो नहीं करोगे यहाँ पे। ओके, तुमने इस f के कंपोनेंट्स बना लिए, केवल f के? मैंने f जो, हाँ, f के कंपोनेंट्स बना लिए मैंने। तो मैंने बना लिया और मुझे पता चल रहा है कि दोनों सिंस इक्वल है, तो ये जो साइड वाला कंपोनेंट है कैंसिल हो गए। सो आई विल गेट 2f cos theta डायरेक्टली व्हिच इज √3f ओनली, बट मैंने बस ऐसे कर लिया। cos थीटा 30 का √3/2 से 2 कट गया। ये जो तुमने किया है ना, इट्स गुड कि इस क्वेश्चन में ये चल गई ये चीज, लेकिन अभी तुम्हें ये क्वेश्चन को जज करना पड़ेगा कि भाई ये हर क्वेश्चन में चलेगी या नहीं, क्योंकि जो तुमने अभी लगाया तरीका ये यहाँ पे तो ये चल गया, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में तुम देखोगे ये वाली ट्रिक चलेगी नहीं तुम्हारी, है ना। बिकॉज क्वेश्चन को अगर मैं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर दूं, अगर मैं क्वेश्चन को, तो मान लो मैं तुम्हें बोल दूं कि यहाँ से एक फोर्स लग रही है राइट डायरेक्शन में विच इज 3f, और यहाँ पे 42 डिग्री का एक एंगल है, यहाँ पे फोर्स लग रही है 2f। तो अब तुम अगर अपने वाले तरीके से करोगे तो डिफिकल्ट हो जाएगा ये काफी, है ना। यहाँ पे तो वो चीज चल गई क्योंकि ये भी f था, ये भी f था, एंगल दोनों के बीच में सीधा सीधा था। लेकिन अगर यहाँ पे हमारा जनरल वाला मेथड हमेशा काम कर जाएगा, है ना। ठीक है ना। तो ये तो था ट्रायंगल। अब ट्रायंगल की जगह अगर मेरे को दे रखा होता रेक्टेंगल देख, या फिर एक स्क्वायर दे रखा होता, मान लो ये एक स्क्वायर है, मान लो, ठीक है, ये स्क्वायर है, यहाँ पे एक चार्ज है प्लस क्यू, 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 बिल्कुल बीच में मैंने यहाँ पे एक चार्ज रख दिया प्लस 5q। तो ये जो बिल्कुल बीच में चार्ज है इस पे कितनी फोर्स लगेगी? प्लस क्यू सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे ना, तो उस पे फोर्स लग जाएगी बिल्कुल 0। तो लेकिन अगर इनमें से ये वाला जो चार्ज है वो -q होता, अब बिल्कुल बीच वाले चार्ज पे कितनी फोर्स लग जाती? इसमें लग जाती क्या कहते हैं, 2 into k5q² अपॉन जो भी डिस्टेंस है, क्योंकि प्लस वाले q की भी सेम डायरेक्शन में, माइनस q की भी सेम डायरेक्शन। ठीक है, ये वाले तो कट जाएंगे ना, ये इधर खींचेगा, ये वाले तो कट जाएंगे, ये कट जाएंगे, और ये वाला q इसको रिपेल करेगा तो वो इधर जाएगा, ये वाला q इसको अट्रैक्ट करेगा तो इधर जाएगा। ठीक है। कूलम्ब्स लॉ के कभी कभी तुमसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि एक चार्ज है q, इसको मैंने दो पार्ट्स में तोड़ दिया, q चार्ज को मैंने दो पार्ट्स में तोड़ दिया, और इस तरीके से तोड़ा मैंने q को दो पार्ट्स में कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन है तोड़ने के बाद वो मेरे को मैक्सिमम चाहिए। तो बताओ मैं इनको कैसे पार्ट्स में तोड़ूं, कि मतलब पहले वाले में कितना परसेंटेज मास रखूं, दूसरे वाले में कितना परसेंटेज चार्ज रखूं। तो मान लो एक q चार्ज है, ठीक है, इसको मैंने दो पार्ट्स में तोड़ दिया, एक है q/3, एक है 2q/3, और इनको रख दिया किसी डिस्टेंस पे, तो कुछ फोर्स होगी अट्रैक्शन की, रिपल्शन की। या फिर इसको मैंने इस तरीके से तोड़ दिया q/5 4q/5, इसमें कुछ फोर्स होगी अट्रैक्शन की, रिपल्शन की। अब मेरे को चेक करना है कि मैं कितने पार्ट्स में तोड़ूं इस q को, ताकि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन है वो मैक्सिमम हो जाए।
बताओ। अच्छा, इसको तो फिर उसके लिए वो मिनिमा वाला जीरो करके करते हैं ना? हाँ हाँ हाँ, मिनिमम वाला जीरो करके करते हैं कि मान लो मेरे पास एक चार्ज है क्यू, तो इसको मैंने दो पार्ट्स में तोड़ा। पहला चार्ज तो मैंने बना लिया क्यू, छोटा क्यू। दूसरा वाला चार्ज इनएविटेबली कितना बन जाएगा, क्यू माइनस छोटा क्यू। क्यू माइनस क्यू। अब यहाँ पे एक चीज वेरिएबल है, कौन सी वेरिएबल है, ये छोटा वाला क्यू वेरिएबल है ना। हम्म। अब दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितनी होगी, F इज इक्वल टू के इंटू छोटा क्यू इंटू क्यू माइनस क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इसको अगर मैं थोड़ा सा और ब्रेक डाउन करूंगा तो ये मेरे को मिल जाएगा के क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर माइनस के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। बेसिकली मेरे को ये वाली वैल्यू, ये फोर्स मेरे को मैक्सिमम चाहिए। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं और उसको जीरो पुट कर दूं तो मेरे पास ये छोटे क्यू की वैल्यू आ जाएगी। इसको जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो ये वाली टर्म को डिफरेंशिएट करके क्या आ जाएगा मेरे पास, डिफरेंशिएट इन टू रिस्पेक्ट ऑफ रिस्पेक्ट ऑफ क्यू। वेरिएबल अच्छा, एक ही चीज है ना, यहाँ पे एक ही इसको वेरिएबल। करूंगा तो हाँ हाँ या, तो यहाँ पे डिफरेंशिएट करूंगा तो क्यू स्क्वायर, नहीं वेट, हाँ यहाँ पे तो जीरो हो जाएगा क्योंकि क्यू माइनस वन हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ना ये वाला पार्ट, ये वाला ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा ना? नहीं नहीं नहीं, नहीं। मैं q को x लिखूं तुम्हारे लिए आसान पड़ेगा फिर, कंफ्यूजन तो नहीं हो रही ना क्योंकि मैंने q नहीं, लिखा है उसको। एक मिनट, डिफरेंशिएशन में x टू द पावर n प्लस वन होता है या क्या होता है? No. So if there is a function y is equal to x square, तो इसका differentiation will be equal to 2x। हाँ, तो इस वाले में अगर मैं dq से करूंगा हाँ देन आई विल हाँ, गेट जीरो राइट, क्योंकि q तो जीरो है और सारे कांस्टेंट्स है। ये है ना। नहीं, पर ये तो q टू द पावर माइनस वन हो जाएगा ना, इसमें q टू द पावर वन है, उसको फिर हाँ माइनस वन कर दूंगा तो जीरो हो जाएगा ना। हाँ, तो q raised to the power 0 is how much, 1 ना। तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगी पूरे के पूरे की, वन नहीं बे 1 थोड़ी। वन, ये और सारे तो कांस्टेंट्स है ना। अच्छा रुको रुको, इसकी डिफरेंशिएशन क्या है, सेवन, इसकी डिफरेंशिएशन वीडियो नहीं आ रही। हाँ जी सर, एक सेकेंड ना, के राइट के give me a second ना, 1 second। ओके हाँ जी डूड, हेलो। हाँ जी, ओके हाँ जी, अब बताओ के एक्स की डिफरेंशिएशन। हाँ के आएगी, के के आएगी ना, इक्वल टू के। के। अगर मैं यहाँ पे एक कांस्टेंट ऐड कर दूं क्यू, अब इसकी डिफरेंशिएशन के क्यू है ना। अगर मैं थोड़ी सी और ठीक है, कांस्टेंट ठीक है, ऐड कर ठीक दूं क्यू के एक्स बाय आर स्क्वायर, इसकी डिफरेंशिएशन के क्यू बाय के क्यों बोला? आर स्क्वायर। अब बेसिकली मैंने कुछ नहीं किया, इस एक्स को मैंने रिप्लेस कर दिया क्यू से, और यही चीज हो रही है यहाँ पे।
हाँ ठीक है। तो इसकी डिफरेंशिएशन आ गई मेरे पास। अब ये मैं पूरा का पूरा इरेज कर रहा हूँ। इसकी डिफरेंशिएशन मेरे पास आ गई k कैपिटल Q बाय r स्क्वायर। इसकी डिफरेंशिएशन KQ/2R²। नो 2 KQ/R², not 2 right? Sorry. नहीं नहीं 2 तो नहीं। नहीं है। इसकी डिफरेंशिएशन बताना x स्क्वायर। 2 KQ/R²। Sorry, getting very confused. Sorry. 2kq बाय r स्क्वायर। अब मेरे को मैक्सिमम चाहिए, तो मैं इस पूरी की पूरी इक्वेशन को जब जीरो पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा? ये वो तो छोटा Q है ना, कौन सा वाला छोटा क्यू है? वो -2KQ वाला। यस यस यस, ये छोटा क्यू है। तो ये r स्क्वायर उड़ जाएगा, तो यहां से मैं इसको सॉल्व करूंगा, ये k r स्क्वायर उड़ जाएगा, और माय छोटा q विल कम आउट टू बी कैपिटल Q बाय 2। तो बेसिकली अगर मेरे पास एक चार्ज Q है, मेरे को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन मैक्सिमम चाहिए, तो मैं इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा। पहला पार्ट होगा Q बाय 2, दूसरा पार्ट भी होगा Q बाय 2। ठीक है। सो विद दैट अब हम आ रहे हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन जो पिछले साल नीट के पेपर्स में पूछे जा चुके हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 पिछले साल नीट के पेपर में आया था। एक चार्ज है प्लस Q तुम्हारे पास पड़ा है, और कुछ डिस्टेंस दूर प्लस 4Q चार्ज। ठीक है। एक है चार्ज Q, एक है चार्ज प्लस 4Q, और दोनों के बीच में डिस्टेंस L। और मेरे को एक तीसरा चार्ज कहीं ना कहीं पे प्लेस करना है इन दोनों के बीच में, या फिर साइड में, या फिर कहीं पे भी, कहीं ना कहीं पे एक तीसरा चार्ज मेरे को प्लेस करना है, ताकि वो जो तीसरा चार्ज है वो इक्विलिब्रियम में रहे। इनके बीच का डिस्टेंस L। एक तीसरा चार्ज मेरे को कहीं ना कहीं पे प्लेस करना है, ताकि वो जो तीसरा चार्ज है वो इक्विलिब्रियम में रहे। बताओ मैं तीसरा चार्ज कहां पे प्लेस करूं? एक सेकंड, मैं बताता हूँ। तो छोटे जो Q चार्ज है, Q से वो L/3 के डिस्टेंस पे होगा, और 4Q से वो 2L/3 के डिस्टेंस पे। अच्छा, तो यहाँ से L/3, यहाँ से 2L/3। अच्छा, पहले ये तो बताया नहीं कि ये चार्ज पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। ये चार्ज तो नेगेटिव होगा। नेगेटिव होगा ना, क्योंकि यहाँ इक्विलिब्रियम पे के। अगर, हाँ, क्योंकि अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा तो ये इसको इधर अट्रैक्ट करेगा, ये इसको उधर अट्रैक्ट करेगा। ये पॉजिटिव नहीं हो सकता था चार्ज, है ना। दोबारा बताओ एक बार, ये पॉजिटिव नहीं हो सकता था चार्ज, है ना। नहीं, साइन तो मैटर ही नहीं करता, क्योंकि Q हाँ, कट जाता है। यस यस यस, ये साइन मैटर नहीं करता ना। अगर ये पॉजिटिव चार्ज भी होता तो ये वाला चार्ज इसको इधर रिपेल करता, ये वाला चार्ज इसको इधर रिपेल करता, तो भी ये कट जाता। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में, वैसे नॉर्मली कुछ क्वेश्चंस आएंगे, इससे अगला वाला जो क्वेश्चन है उसमें तुम्हारा साइन मैटर करेगा, लेकिन इस क्वेश्चन में तुम्हारा साइन मैटर नहीं कर रहा था। तो अब हम देख रहे हैं कि हमें इसको इस जगह पे रखना चाहिए ताकि दोनों तरफ फोर्स सेम आ जाए, तो तभी ये इक्विलिब्रियम में हो पाएगा। तो तुम्हारे वाले आंसर को मैं वेरीफाई कर लेता हूँ। इधर फोर्स बन जाएगी, इसकी वजह से फोर्स हो जाएगी K Q0, यहाँ पे जो रखेंगे हम Q0, और ये Q अपॉन L/3 होल स्क्वायर, मतलब कि L स्क्वायर इंटू 9। ठीक है। और इधर वाला जो चार्ज है वो हो जाएगा K Q0 इंटू 4Q अपॉन 2/3 L स्क्वायर, तो मतलब कि 4L स्क्वायर बाय 9। तो मतलब तुम्हारे दोनों तरफ फोर्सेस सेम आ रही है। योर आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है। अगला वाला जो क्वेश्चन है
वो थोड़ा सा इससे डिफिकल्ट है, इसी का नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन है। अब मैंने यहाँ पे चार्ज +4 Q की जगह पे मैंने अभी ये चार्ज कर दिया -9Q। अब सबसे पहले तो मेरे को ये बता दो, ये जो चार्ज होगा ये पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा, और ये कहाँ पे होगा? यहाँ पे बीच में होगा, इधर होगा, इधर होगा, ये चार्ज कहाँ पे होगा? मुझे पता है ये लाइन इनके बीच में तो नहीं होगा, इट विल बी ऑन द ईदर साइड एंड आई विल गेट टू नो विच साइड, क्योंकि मेरा साइन बता देगा कि कौन से साइड पे होगा। बीच में तो नहीं जब हो मैं सकता, फाइंड ये आउट तो करूंगा। पक्का ही होगा। बीच में तो ना पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है ना। एक बार यहाँ पे लगा के देखते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया, +Q0 टेस्ट चार्ज। तो यहाँ पे ये शायद हो सकता है, क्योंकि ये वाला उसको रिपेल करेगा, ये वाला उसको अट्रैक्ट करेगा। पर वो ज्यादा जोर की अट्रैक्ट करेगा हाँ क्योंकि ये बहुत डिस्टेंस बहुत कम है। हाँ ये इसका एक तो साइज भी बड़ा है भी ये -9, ये जस्ट +Q है। एक तो चार्ज उसका 9 टाइम्स है, फिर डिस्टेंस बहुत कम है, तो मतलब बहुत जोर से अट्रैक्ट करेगा, ये उतना जोर से रिपेल नहीं कर पाएगा, मतलब कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज नहीं हो सकता। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रख के देखते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ये हो सकता है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो सकता है। रिपेल नहीं, वापस फोर्स का ही प्रॉब्लम है। ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज भी नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, जोर वाली प्रॉब्लम आ रही है, ये इसको ज्यादा जोर से रिपेल कर रहा है, ये उसको ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा। तो मतलब यहाँ पे नहीं कुछ हो सकता, यहाँ पे नहीं कुछ हो सकता, यहाँ पे ट्राई करते हैं। यहाँ पे -Q कूलम चार्ज या फिर +Q कूलम चार्ज, कौन सा हो सकता है? यहाँ पे होगा +Q। ठीक है, +Q तो हो सकता है यहाँ पे। देखो +Q क्यों हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि ये वाला बंदा उसको रिपेल करेगा, इसका साइज कम है लेकिन डिस्टेंस भी कम है, तो मतलब ये मैनेज हो जाएगा कहीं ना कहीं से इसके साथ। और यहाँ पे नेगेटिव क्यू चार्ज हो सकता है, वापस हाँ हो सकता है। नेगेटिव क्यू भी हो सकता है ना। नेगेटिव क्यू, ये वाला जो छोटा वाला ये इसको अट्रैक्ट करेगा, बड़ा वाला इसको रिपेल करेगा, और वो साइज भी मैनेज हो जाएगा उसको। तो मतलब यहाँ पे कोई भी टेस्ट चार्ज होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, वो मैनेज हो जाएगा यहाँ पे। अभी हमें कैलकुलेट करना है कि कितने डिस्टेंस पे होगा। तो मान लो ये वाला डिस्टेंस है अगर L, इफ दिस डिस्टेंस इज L, हमने यहाँ पे कुछ डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया +Q0, ये टेस्ट चार्ज है। तो मेरे को पता है कि इसकी वजह से जो रिपल्शन होगा और इसकी वजह से जो अट्रैक्शन होगा, दोनों की फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम आना चाहिए। मतलब कि K टाइम्स टेस्ट चार्ज into +Q divided by x square should be equal to K times test charge into -9 कूलम upon, अब ये L plus x का होल स्क्वायर। K Q नॉट कट जाएगा, ये Q भी कट जाएगा, है ना। तो तुम्हारे पास जो बच गया वो तुम्हारे पास बच गया L plus x का होल स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू 9। इसके बाद कर दो थोड़ा सा इसको। x is equal to L/2। x is equal to L/2। चलो एक बार देखते हैं इसको। So this is L by x plus 1 is equal to 3. This gives me L by x is equal to 2. So this gives me is equal to L by 2.
है ना, x इज इक्वल टू L बाय। ऑलराइट, चलो जी, so now we are coming to the last question and the most difficult one in this in this topic, electric charges के बारे में। और जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। तो बाय द वे जो भी नीट लेवल के क्वेश्चंस थे वो हमने सक्सेसफुली कर लिए हैं। अभी मेरे को तुम्हारा थोड़ा सा लेवल भी पता चल गया इससे, और जो भी नीट लेवल के AIEEE लेवल के क्वेश्चंस हैं वो हमने सक्सेसफुली कर लिया। मतलब इससे ज्यादा तुम्हें नीट में इससे हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, जो भी तुमसे पूछेंगे वो सारी चीजें हमने डिस्कस कर लिया। लेकिन IIT JEE में हो सकता है कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछ लें जो हमने अभी तक डिस्कस नहीं किए। तो हम सिर्फ एक ही क्वेश्चन करेंगे IIT JEE लेवल का, क्योंकि हमारा वो टारगेट नहीं है। IIT JEE में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन नंबर 18 कि मान लो मेरे पास दो चार्जेस हैं, प्लस Q कूलम और प्लस Q कूलम, दोनों के बीच में डिस्टेंस इज 2a। इनके बिल्कुल बीच में, बिल्कुल मिडल में मैंने एक यहाँ पे चार्ज लिख दिया प्लस Q नॉट। ये एक ऐसी टेस्ट चार्ज है, ठीक है, बिल्कुल ऐसे सेंटर में मैंने रख दिया इसको प्लस Q नॉट। फिर मैंने क्या किया, ये जो बीच वाला जो चार्ज है तो मैंने थोड़ा सा राइट की तरफ शिफ्ट कर दिया, थोड़ा सा ऐसे राइट की तरफ शिफ्ट करके ऐसे छोड़ दिया। सबसे पहले तो जब ये बिल्कुल बीच में था, ये इक्विलिब्रियम में था, इसको कोई टेंशन नहीं थी, ये भी उसको उतनी फोर्स के साथ खींच रहा था, ये भी उसको उतनी फोर्स के साथ खींच रहा था, तो ये पूरा सेटल्ड था, इक्विलिब्रियम में था। लेकिन हमने इसकी जिंदगी खराब कर दी, हमने इसको थोड़ा सा राइट की तरफ डिस्प्लेस कर दिया, बिल्कुल थोड़ा सा, डेल्टा एक्स, हल्का सा मैंने इसको राइट की तरफ डिस्प्लेस करके छोड़ दिया। अब हमें प्रूव करना है कि जब मैंने इसको राइट की तरफ डिस्प्लेस करके छोड़ दिया तो ये यहाँ पे ऑसिलेट करना स्टार्ट हो जाएगा, और ये इसकी ऑसिलेशन का जो पैटर्न बनेगा वो एक सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। तो इसमें तुम्हें अभी 11th क्लास के कुछ कॉन्सेप्ट्स यूज करने पड़ेंगे। सिंपल हार्मोनिक मोशन किसी भी चीज में कब होता है, जैसे कि एक पेंडुलम में, पेंडुलम में सिंपल हार्मोनिक मोशन क्यों होता है कि यहाँ पे तो अपना रेस्ट पे था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसको चाहे ऐसे इसको 10 साल तक ऐसे खड़े रखो। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी, जब मैंने इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया थोड़ा सा राइट पे, मैंने इसको शिफ्ट कर दिया थोड़ा सा राइट पे, अब राइट पे शिफ्ट करने की वजह से क्या हुआ, फोर्स इस पे लग रही है ऑपोजिट डायरेक्शन में, ग्रेविटी तो नीचे इधर काम करेगी, ग्रेविटी का ये वाला कंपोनेंट काम करेगा, तो जो अपनी मीन पोजीशन इनर्शिया की वजह से अब ये पास कर जाएगा अपनी मीन पोजीशन को, यहां से लेके यहां तक आ जाएगा। अब जब वो यहां पे आ गया, एक बार फिर से अब ये ऑपोजिट चला गया, अब ग्रेविटी काम करेगी दूसरे डायरेक्शन में, अब ये वापस उधर जाएगा, फिर ये वापस उधर जाएगा, ये वापस उधर जाएगा, ऐसा ये करता ही जाएगा, और इसको हम बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो हमें प्रूव करना है कि जो हमारे वाला केस है इसमें भी ये एक सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। फिर उसका टाइम पीरियड क्या होगा, ये तो चलो बहुत ही हाई लेवल की बात आ जाएगी, टाइम पीरियड क्या होगा, लेकिन उसको भी हम कैलकुलेट करेंगे अभी इस क्वेश्चन में। लेकिन उससे पहले क्या कुछ आइडिया आ रहा है थोड़ा थोड़ा सा, कैसे मैं प्रूव कर सकता हूँ इसको कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन अगर प्रूव करना है, देन आई हैव टू शो दैट x is proportional to a minus a acceleration। यस यस यस, सिंपल हार्मोनिक मोशन अगर तुम्हें किसी भी चीज को प्रूव करना है तो तुम ये प्रूव कर दो मेरे को कि भाई अगर मेरा जो कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी मीन पोजीशन से अगर थोड़ा सा राइट की तरफ हिल गया एक्स की तरफ, तो जो उस पे फोर्स लगेगी, दैट फोर्स इज एक्टिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन and it is linearly proportional, that means F is equal to negative times AX। अगर तुमने मेरे को ये प्रूव कर दिया कि डिस्प्लेसमेंट की और फोर्स की डायरेक्शन अलग अलग है और ये दोनों लीनियरली कनेक्टेड है, तो मतलब तुम मेरे को ये प्रूव कर दोगे कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो हम इसको एक बार थोड़ा सा याद रखते हैं, ध्यान में रखेंगे इसको कि हमें ये प्रूव करना है कुछ ना कुछ करके। हमें प्रूव करना है फोर्स एक्टिंग ऑन दिस पार्टिकल इज माइनस टाइम्स k इंटू एक्स। इसको थोड़ा सा हम ट्राई करते हैं, ठीक है।
पहले मैंने उसको एक बार वैसे समझते हैं कि पहले तो ये नॉर्मल था, अपना इक्विलिब्रियम में था, कोई इसकी जिंदगी में दिक्कत नहीं थी, लेकिन मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा राइट की तरफ डिस्प्लेस कर दिया, x, बहुत ही हल्का सा राइट की तरफ डिस्प्लेस कर दिया। अब हल्का सा जब मैंने इसको राइट की तरफ डिस्प्लेस कर दिया तो क्या होगा, ये वाला जो मास है प्लस q, ये इसके थोड़ा सा ज्यादा पास आ गया, है ना, ये इसके थोड़ा ज्यादा पास आ गया, मतलब ये वाला चार्ज जब इसको थोड़ा ज्यादा रिपेल करेगा, और ये चार्ज इस चार्ज से थोड़ा ज्यादा दूर चला गया, अब ये मतलब इसको कम रिपेल कर पाएगा, हम रिपेल करेंगे। मतलब ये वाला चार्ज जब ज्यादा रिपेल करेगा तो फोर्स इन द लेफ्ट डायरेक्शन इंक्रीजेस। अब थोड़ा सा राइट पे शिफ्ट करने की वजह से फोर्स लेफ्ट डायरेक्शन में इंक्रीज हो जाएगी, तो अब ये वापस आएगा, अब इनर्शिया की वजह से अपनी मीन पोजीशन को क्रॉस कर जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी मोशन में एकदम से तो ब्रेक लगती नहीं है, तो लेकिन मीन पोजीशन से वापस आके जैसे ही ये इधर आएगा, अब एकदम से इसकी फोर्स की रिपल्शन ज्यादा हो जाएगी, ये वापस जाएगा, फिर उधर से वापस आएगा, वापस आएगा, तो ऐसे ये एक एसएचएम करेगा। तो मेरे को लॉजिकली देखने से तो समझ में आ गया कि हाँ ठीक है, ये एसएचएम कर सकता है, लेकिन अभी हमने ये वाली चीज नहीं प्रूव की, क्योंकि हो सकता है इसमें क्या हो जाए कि फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव टाइम्स के, नेगेटिव तो समझ में आ गया मेरे को, नेगेटिव आएगा पक्का। अब मेरे को बस ये प्रूव करना है कि दोनों में एक लीनियर रिलेशनशिप है, F इज इक्वल टू के एक्स प्रूव करना है। नेगेटिव तो हमने देख लिया क्वेश्चन से कि भाई नेगेटिव होगा, तो लीनियर इसको प्रूव करते हैं, देखते हैं क्या होगा। मान लो मैंने इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया इधर, x, बिल्कुल हल्का सा डिस्प्लेस कर दिया x, हल्का सा डिस्प्लेस करने के बाद अब नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस वुड बी, पहले तो इसकी रिपल्सिव फोर्स ज्यादा हो जाएगी लेफ्ट की तरफ, एंड दैट फोर्स वुड बी इक्वल टू k टाइम्स q नॉट जो टेस्ट चार्ज है, मल्टीप्लाइड बाय q जो ये चार्ज है, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन दिस टेस्ट चार्ज और ये, which is equal to a minus x whole square। ये सही है? इसमें से मेरे को माइनस Yes. करना पड़ेगा इसकी रिपल्सिव फोर्स, एंड इसकी रिपल्सिव फोर्स वुड बी इक्वल टू k q नॉट q ओवर a प्लस x होल स्क्वायर। क्या ये भी सही है? अब यहां से मैं k Yes. q नॉट q को कॉमन ले लूंगा, तो अंदर मेरे पास क्या बच जाएगा, k q नॉट को मैंने कॉमन ले लिया, दिस इज a ओवर a माइनस x का होल स्क्वायर माइनस टाइम्स 1 ओवर a प्लस x का होल स्क्वायर। अब ये काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स लग रहा है मेरे को, लेकिन कहां तक पहुंचना है, यहाँ तक कि x, बस एक x रह जाना चाहिए, बाकी सारे मेरे पास कांस्टेंट होने चाहिए। तो यहाँ पे सबसे सिंपल सी चीज मैं क्या कर सकता हूँ, एलसीएम ले लेता हूँ दोनों का, है ना, दोनों का अगर मैं एलसीएम ले लूंगा, दिस वुड गिव मी k q इंटू q नॉट, एलसीएम आ जाएगा a माइनस एक्स होल स्क्वायर इंटू a प्लस एक्स होल स्क्वायर, तो न्यूमिनेटर मेरे पास आ जाएगा a प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस a माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स होल स्क्वायर a प्लस एक्स होल स्क्वायर। क्या ये सही है? बिल्कुल एलसीएम सही लिया ना मैंने? सही लिया। ठीक है, तो अभी बता दूं मेरे को न्यू, इससे आगे क्या लिखूं? क्या? हाँ जी, नेक्स्ट क्या होगा, F इज इक्वल टू के क्यू नॉट क्यू, अब यहाँ पे न्यूमिनेटर में क्या जाएगा, न्यूमरेटर में जाएगा हमारा, तो हम जब ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर कट जाएगा, एक्स स्क्वायर कट जाएगा, विल बी लेफ्ट विद 4ax इन द न्यूमरेटर। सो दिस इज 4ax डिवाइडेड बाय ये a माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू a प्लस एक्स का होल स्क्वायर, a माइनस एक्स इंटू a प्लस एक्स इज एक्चुअली इक्वल टू a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्या ये सही है? ओके जी, तो हम काफी क्लोज आ गए हैं, देखो तो हमारा ऐसा बन गया, देखो ये कांस्टेंट है k q नॉट q, ये कांस्टेंट आ गया,
4a भी कांस्टेंट है, यहाँ पे जो x भी है, मेरे को x चाहिए था, x भी आ गया। but the only दिक्कत is कि ये है a square minus x square। लेकिन अब तुम देखो क्वेश्चन में हमारा क्या दिया हुआ है, that x is, क्वेश्चन नंबर 18 में दिया हुआ है x is very very small than a। a बहुत ज्यादा डिस्टेंस था, जो x था वो हमने माइन्यूट सा उसको डिस्प्लेस किया था राइट की तरफ। इसका मतलब when x is compared with a, मैं x को यहाँ पे 0 ले सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं x को सीधा का सीधा यहाँ से ऐसे काट दूंगा, क्योंकि x बहुत ज्यादा छोटा है। तो ये बन जाएगा मेरे पास a raised to the power 4। मैं इसको ऊपर से जब मैं काटूंगा, दिस वुड बी k q नॉट q अपॉन a क्यूब एंड 4 into x। अब क्योंकि डायरेक्शन हमने ऑलरेडी सॉर्ट आउट कर ली कि राइट की तरफ डिस्प्लेस करने पे ये लेफ्ट जाता है, सो दिस फोर्स इज इक्वल टू, इस पे ये फोर्स लगेगी थोड़ा सा राइट की तरफ डिस्प्लेस करने पे। तो ये एसएचएम की इक्वेशन से बिल्कुल मिलती जुलती इक्वेशन है, और इसमें माय वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 4k q नॉट q बाय a क्यूब। ठीक है, अब इससे अगला क्वेश्चन जो आईआईटी जेईई में, आई होप एवरीथिंग सही है ना, कुछ गलत तो नहीं है ना? ऑलराइट, इससे अगला क्वेश्चन जो मेरे को आईआईटी जेईई में पूछा गया था वो था कि जब ये एसएचएम करेगा तो बताओ इस एसएचएम का टाइम पीरियड क्या होगा। तो एसएचएम के टाइम पीरियड के लिए तुम्हारे पास एक फॉर्मूला होता है, याद है फॉर्मूला? 2 पाई रूट k अपॉन m। 2 पाई अंडर रूट व्हाट अपॉन व्हाट? k अपॉन m। उल्टा उल्टा, m अपॉन k। m अपॉन k। अब यहाँ पे तुम्हें 2 पता है, तुम्हें पाई पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, और जो भी टेस्ट चार्ज है, और उसके बाद तुम्हें ये k की वैल्यू पता है। ये हमने यहाँ से निकाली है, जब तुम इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो तुम्हारे पास वैल्यू आ जाएगी। ऑल गुड। तो ये था बहुत ही बेसिक सा लेक्चर। तो आज की क्लास के 2 फायदे हुए। एक तो मेरे को पता चल गया कि भाई मेरे को अगली क्लास में कहाँ से शुरू करना है, ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है, जब मैं ये बच्चों को 18 क्वेश्चंस कराता हूँ, मैंने देखा कि ये कराने में मेरे को बच्चों को लगे कई बार 2.5-3 घंटे भी लगे, ठीक है, क्योंकि लोग धीरे धीरे समझते हैं उस चीज को। भाई ये फोर्स इधर गई तो उसके साथ कैसे कैंसिल आउट होगी, वो ये सारी चीजें। तो पहली चीज तो ये होगी कि मेरे को लेवल पता चल गया। अब अगली क्लास मेरे को किस हिसाब से प्रिपेयर करनी है वो मेरे को पता चल गया। एंड सेकेंडली अपनी एक बेसिक से इंट्रोडक्शन होगी इस चैप्टर की। तो अगली क्लास में हम जो शुरू करेंगे वो होगा परमिटिविटी। ठीक है, ये जो हमने ऊपर के लिखा है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो सॉरी गलत बोल दिया मैंने, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, हाँ ठीक है। तो ये जो k है, दिस k कैन बी रिटन एज 1/4πε। तो जैसे ग्रेविटेशन में क्या होता था, ग्रेविटेशन में तुम्हारी ग्रेविटेशनल फोर्स सेम ही लगेगी। मेरे पास 1 kg मास यहाँ है, 5 kg मास यहाँ है, मैं इसको पानी में ले जाऊं, स्पेस में ले जाऊं, तेल में ले जाऊं, कहीं पे भी जाके ले जाऊं, ग्रेविटेशनल फोर्स सेम ही एक्ट करेगी। लेकिन ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है ये मीडियम पे डिपेंड कर जाती है। तो जो 9 × 10⁻⁹ की वैल्यू है वो सिर्फ वैक्यूम के लिए वैलिड है। तो अगली क्लास में हम करेंगे कुछ परमिटिविटी के क्वेश्चंस, और फिर उसके बाद रिलेटिव परमिटिविटी के क्वेश्चन, फिर देखेंगे कुछ शॉर्टकट तरीके कैसे कि हम इसको जल्दी कर सकते हैं। और ये करने के बाद वी वुड बी स्टार्टिंग विद इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज हमारा खत्म हो गया, बहुत जल्दी खत्म हो गया हमारा। तो इस स्पीड से अगर हम गए, क्योंकि ऑलरेडी तुमने ये चैप्टर कर रखा है, इस स्पीड से अगर हम चलते गए, so we would be finishing this chapter in approximately, I guess, maybe 9 to 10 classes। पूरा डिटेल में घुस के, मतलब क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर करके पूरा का पूरा। तो ठीक है। तो आई थिंक या दैट्स इट, दैट वाज ऑल फॉर टुडेज क्लास। और हम अभी देखते हैं कब शेड्यूल करें अगली वाली। एंड ठीक है जी, कोई भी क्वेश्चंस हुए, डाउट्स हुए तो मेरे को बता देना, व्हाट्सएप कर देना, कैसे भी कर देना। एंड देन विल सी यू नेक्स्ट टाइम, ठीक है। तो आप होमवर्क भेजोगे अभी? होमवर्क का ऐसे अलग से मैं होमवर्क नहीं भेजता तेरे को,
वरना जो भी बुक है तुम्हारे पास, जैसे डीसी पांडे है या फिर एचसी वर्मा, में अभी रिकमेंड नहीं करूंगा, जो भी अगर डीसी पांडे हैं तो डीसी पांडे के यू ट्राई ऑल द क्वेश्चंस, है ना। और अगर उसमें बहुत ही ज्यादा दिक्कत आ रही है कि भाई मतलब कि बिल्कुल ही क्वेश्चंस गलत हैं, फिर हम कुछ और करते हैं। मैं तुम्हें अपनी जो बुक्स है मेरे पास उसके कुछ स्क्रीनशॉट्स भेजता हूँ। तो बट अदरवाइज होमवर्क इज जस्ट होमवर्क उन बच्चों के लिए, मतलब जो सिर्फ वही होमवर्क करेंगे, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाह रहे हैं अपनी, कि भाई मेरे को होमवर्क दो, मेरे को क्या करके आना है घर से। अब तुम्हें पता ही है कि मतलब कि तुम्हें प्रैक्टिस तो खुद ही करनी है। जो हमने किया है यहाँ पे ये कुछ 40-50% है, हमने थ्योरी कवर कर ली यहाँ पे, लेकिन अल्टीमेटली जो तुम नीट के पेपर में जब देने जाओगे तब क्या काम आएगा, जो तुमने प्रैक्टिस किया इतनी सारी, जो खुद घर पे बैठ के प्रैक्टिस किया। तो उसमें मैं दे सकता हूँ तुम्हें, मैं तुम्हें स्क्रीनशॉट्स भेज सकता हूँ, मेरे पास टेस्ट बने हुए हैं। बट आई थिंक बेटर ऑप्शन इज कि तुम कोई बुक उठाओ बढ़िया सी। अगर डीसी पांडे तुम्हें गलत लग रही है और कोई बुक उठा लो, एमटीजी बुक उठा लो, मेरे हिसाब से एमटीजी बहुत बढ़िया। एमटीजी की बुक आती है नीट के लिए, उसमें हर चैप्टर के 100 क्वेश्चन दे रखे हैं उन्होंने, और वो बिल्कुल नीट के लेवल के क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर नीट के, और सारे क्वेश्चन ठीक है, सेम लेवल के। तो तुम ठीक पूरे के पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करो, पूरा का पूरा। और अगर कहीं पे भी ऐसा लग रहा है, एक आधा क्वेश्चन भी ऐसा लग रहा है कि भाई ये नहीं हो रहा मुझसे, तो उसकी मेरे को फोटो भेज दो, तो मैं तुम्हें या तो ऑडियो रिकॉर्डिंग भेज दूंगा या फिर मैं तुम्हें कुछ ना कुछ करके बता दूंगा कि हमें क्या करना है इस क्वेश्चन। ठीक है जी, ऑल गुड। ठीक है, चलो जी, ऑल गुड। बाय। ऑलराइट, देन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बहुत जल्दी हम इसको शेड्यूल करते हैं एंड लेट मी नो, ठीक है। ठीक है, चलो डूड, हैव अ वंडरफुल डे अहेड। ओके, ओके, या अच्छा मैं तुम्हें इसकी ना या यू वीडियो टू, भेज देता हूँ, बाय। मैं तुम्हें इसकी वीडियो भेज देता हूँ।